Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शंस प्राइसिंग मॉडल के बारे में, यानी कि ऑप्शंस के प्राइस किस तरीके से डिसाइड होते हैं, यानी कि जो कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स में जो चेंजेस आते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं। जब हम किसी कॉल को बाई करते हैं तो हमें उसका एक प्राइस पे करना होता है जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। सेम अगर हम पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं तो उसका भी हमें प्रीमियम पे करना होता है। सेम अगर हम कॉल या पुट ऑप्शंस को सेल करते हैं तो उसके प्रीमियम हम रिसीव करते हैं। तो वैसे तो किसी भी स्टॉक के जो प्राइसेस होते हैं या ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स होते हैं वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस, यानी कि जब डिमांड होती है तो प्राइस इंक्रीज होते हैं, सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइस डिक्रीज होते हैं। बट जब हम ऑप्शंस के प्राइसिंग की देखते हैं तो इसमें कुछ और ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर ऑप्शंस के जो प्रीमियम हैं वो कैलकुलेट होते हैं। यानी कि ऑप्शंस के प्रीमियम को ना तो कोई कंपनी डिसाइड करती है, ना एक्सचेंज डिसाइड करते हैं, ना कोई रेगुलेटर डिसाइड करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होते हैं कुछ फैक्टर्स के बेसिस पर। तो देखा जाए तो ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स होते हैं इसकी जो कैलकुलेशन होते हैं इसके कुछ 5 फंडामेंटल्स या 5 ऐसे पैरामीटर या फैक्टर होते हैं जिसके बेसिस पर ऑप्शंस के प्रीमियम डिपेंड होते हैं या प्रीमियम डिसाइड होते हैं या कहें कि प्रीमियम कैलकुलेट होते हैं। तो उनमें सबसे मेन जो फैक्टर होता है वो है स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग, यानी कि जिस अंडरलाइंग का हम कोई ऑप्शंस को बाई करते हैं, क्योंकि चाहे वो फ्यूचर मार्केट हो या फिर कोई ऑप्शंस मार्केट हो, क्योंकि एक्चुअल जो ट्रेड होते हैं वो स्पॉट मार्केट में होते हैं और स्पॉट मार्केट के प्राइस के बेसिस पर भी फ्यूचर के जो प्राइसेस हैं उनमें चेंजेस आते हैं तो और उस अंडरलाइंग के ऑप्शंस के प्रीमियम्स में भी चेंजेस आते हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो है यहाँ पर स्पॉट प्राइस का। तो अंडरलाइंग कोई भी हो, यानी कि अंडरलाइंग चाहे वो इंडेक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या फिर कोई स्टॉक हो, स्टॉक्स में चाहे वो रिलायंस हो, मारुति हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, डीएलएफ हो, कोई भी स्टॉक्स हो या फिर कोई कमोडिटीज हो, क्रूड ऑयल हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो या फिर कोई करेंसी हो, यानी कि कोई भी अंडरलाइंग हो, यानी कि उसके स्पॉट प्राइस में अगर कोई भी चेंजेस होगा तो उसके बेसिस पर उसके कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस के प्रीमियम में भी चेंजेस आएंगे। तो पहला फैक्टर यहाँ पर क्या है वो है अंडरलाइंग का, यानी कि जो स्पॉट प्राइस है अंडरलाइंग का उसके बेसिस पर। सेकंड फैक्टर आता है यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि जब भी हम किसी ऑप्शंस को बाई करते हैं या सेल करते हैं तो उसके लिए हम एक स्ट्राइक को चूज करते हैं, यानी कि स्ट्राइक के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रीमियम्स होते हैं। तो यानी कि अगर हम कोई आईटीएम स्ट्राइक को चूज करेंगे तो प्रीमियम उसके अकॉर्डिंग होगा, या फिर हम एटीएम का स्ट्राइक चूज करेंगे या फिर हम कोई ओटीएम का स्ट्राइक चूज करते हैं, चाहे वो कॉल ऑप्शंस हो या फिर वो पुट ऑप्शंस हो। तो यानी कि जैसे जैसे हम स्ट्राइक्स में चेंजेस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसके प्रीमियम होंगे, यानी कि सभी स्ट्राइक के प्रीमियम सेम नहीं होते हैं। तो जो हम स्ट्राइक को चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें प्रीमियम पे करने पड़ेंगे। तो यानी कि जो सेकेंड जो फैक्टर होगा प्रीमियम का, यानी कि कितना प्रीमियम हमें पे करना है वो डिपेंड करेगा उस अंडरलाइंग के स्ट्राइक प्राइस पे, यानी कि स्ट्राइक प्राइस हमने क्या चूज किया है। तो सेकंड फैक्टर यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस का रहेगा। थर्ड फैक्टर होता है वॉलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग प्राइस। तो यानी कि जो अंडरलाइंग है, चाहे अंडरलाइंग जैसे कहा चाहे वो इंडेक्स हो, कोई भी इंडेक्स हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स या फिर कोई स्टॉक्स हो या फिर कोई कमोडिटी हो या फिर करेंसी हो, यानी कि उसमें जो फ्लक्चुएशन होती है, जो वॉलेटिलिटी होती है या फिर कोई अनसर्टेनिटी होती है प्राइसेस को लेके, तो उसके बेसिस पर उसके प्रीमियम्स में चेंजेस आते हैं। तो यानी कि जो वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में या फिर किसी अंडरलाइंग के प्राइसेस में जो मूवमेंट होती है, जो फ्लक्चुएशन होती है, उसके बेसिस पर भी ऑप्शंस के प्रीमियम्स में यहाँ पर चेंजेस आते हैं। तो जो थर्ड फैक्टर होता है यहाँ पर वो होता है वॉलेटिलिटी, यानी कि वॉलेटिलिटी के बेसिस पर ऑप्शंस के प्रीमियम कैलकुलेट होते हैं। फोर्थ फैक्टर होता है यहाँ पर टाइम टू एक्सपायरेशन, यानी कि एक्सपायरी डेट, यानी कि जैसा कि देखते हैं कि जैसे इंडेक्सेस होते हैं उसकी वीकली एक्सपायरीज है या स्टॉक के जो ऑप्शंस होते हैं उनकी मंथली एक्सपायरीज होती हैं। अब जो भी कुछ ऐसे इंडेक्सेस हैं जिनकी सिर्फ मंथली एक्सपायरीज होती हैं, तो जो भी एक्सपायरी डेट होंगी, तो जो भी हम ऑप्शंस बाई करेंगे, जो भी अंडरलाइंग होगा, तो हमने किस एक्सपायरी का ऑप्शंस बाई किया है उसके अकॉर्डिंग उसके प्रीमियम हो, यानी कि हमने किस एक्सपायरी का ऑप्शंस बाई किया है या फिर सेल किया, चाहे वो कॉल ऑप्शंस हो या पुट ऑप्शंस हो, तो अब जो प्रीमियम होंगे जो पे। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं,
आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। बायर पे करेगा या सेलर रिसीव करेगा, वो डिपेंड करेगा उस ऑप्शंस की एक्सपायरी पर, यानी कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो यानी कि फोर्थ फैक्टर यहां पर क्या रहेगा, टाइम टू एक्सपायरेशन। फिफ्थ फैक्टर रहता है यहां पर इंटरेस्ट रेट, यानी कि इंटरेस्ट रेट में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं, यानी कि देखते हैं कि जब भी कोई आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आती है, आरबीआई को रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके कुछ भी अनाउंस करती है, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो, उसको लेके अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई बैंक अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसका ऑप्शंस के प्रीमियम पर क्या इंपैक्ट होगा, यानी कि ऑप्शंस के प्रीमियम उसके बेसिस पर इंक्रीज होंगे या फिर वो डिक्रीज होंगे। तो यहाँ पर देखा जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पर ऑप्शंस के प्रीमियम में क्या चेंजेस आते हैं, तो ये फैक्टर्स होता है। तो ये ऑल जो 5 फैक्टर्स हैं, इन 5 फैक्टर्स के बेसिस पर ऑप्शंस के प्रीमियम्स में चेंजेस आते हैं। अब चाहे वो अमेरिकन स्टाइल के ऑप्शंस हो या फिर वो यूरोपियन स्टाइल के ऑप्शंस हो, क्योंकि जो स्टॉक के पहले जो ऑप्शंस होते थे वो अमेरिकन स्टाइल्स के होते थे और इंडेक्स के जो ऑप्शंस होते थे वो यूरोपियन स्टाइल्स के होते थे। अब क्योंकि इंडिया में ओनली यूरोपियन स्टाइल्स यूज होती है, जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं, चाहे वो NSE हो या BSE हो, तो जो भी एक्सचेंजेस हैं, चाहे वो स्टॉक के ऑप्शंस हो या फिर वो इंडेक्स के ऑप्शंस हो या फिर वो कमोडिटीज के ऑप्शंस हो, सभी ऑप्शंस यहाँ पर क्या है, अभी यूरोपियन स्टाइल्स के ही हैं। बट कोई भी स्टाइल हो, अमेरिकन हो या फिर यूरोपियन स्टाइल्स हो, ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स में चेंजेस आते हैं वो इन्हीं 5 फैक्टर्स यानी कि 5 रीजन्स के बेसिस पर ऑप्शंस के प्राइस या फिर ऑप्शंस के प्रीमियम चेंज होते हैं, या कह सकते हैं कि डिसाइड होते हैं। अब इन देखेंगे कि ये हमने समझ लिया कि ये 5 फैक्टर हैं जिसके बेसिस पर ऑप्शंस के प्रीमियम्स में चेंजेस आएंगे। बट स्पॉट प्राइस में चेंज आने पर प्रीमियम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कॉल का डिक्रीज होगा या पुट का इंक्रीज होगा, या फिर हम जो स्ट्राइक को चेंजेस करेंगे तो उसके बेसिस पर कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस का प्रीमियम में कितना चेंजेस आएगा, या वॉलिडिटी के बेसिस पर, या टाइम टू एक्सपायरी के बेसिस पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पर। तो अब हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे कि इनका इम्पैक्ट क्या होता है प्रीमियम्स पर। तो अब हम इनको 1 बाय 1 इन ऑल 5 फैक्टर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि प्रीमियम पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये एक फैक्टर्स है, तो उसमें जो फर्स्ट फैक्टर हमने डिस्कस किया था वो था स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग। अब ये देखेंगे कि स्पॉट प्राइस में जो चेंजेस होंगे तो उसके बेसिस पे किस ऑप्शंस का प्रीमियम इंक्रीज होगा, किसका डिक्रीज होगा। तो पहले हम समझ रहे हैं, सपोज क्या है, हमने यहाँ पर लिया है स्पॉट प्राइस। 2 टाइप के ऑप्शंस हैं, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है कि जब भी अंडरलाइंग, जैसे कहें इंडेक्स है या कोई स्टॉक है, अगर स्पॉट प्राइस इंक्रीज होगा, यानी कि अंडरलाइंग का स्पॉट प्राइस इंक्रीज होगा, तो उस केस में कॉल के प्रीमियम इंक्रीज होंगे, बट पुट के प्रीमियम्स यहाँ पर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। यानी कि जब भी स्पॉट प्राइस इंक्रीज होगा, कॉल के प्रीमियम इंक्रीज होंगे, पुट के प्रीमियम डिक्रीज होंगे। लेकिन जब स्पॉट प्राइस डाउन आएगा, यानी कि डिक्रीज होगा, तो उस केस में कॉल के प्रीमियम यहाँ पर डिक्रीज होंगे, बट पुट के प्रीमियम्स यहाँ पर इंक्रीज होते हैं। यानी कि फर्स्ट फैक्टर जो हमने डिस्कस किया वो स्पॉट प्राइस क्या है। सेकंड जो फैक्टर होता है वो होता है स्ट्राइक प्राइस, यानी कि स्ट्राइक को हम चूज करते हैं, क्योंकि हर स्टॉक्स के इंडेक्स के कुछ सर्टेन लेवल्स होते हैं, यानी कि स्ट्राइक्स होते हैं। अब जो स्ट्राइक्स होते हैं वो एक्सचेंज डिसाइड करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू अंडरलाइंग होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें निफ्टी का या बैंक निफ्टी का या फिर सेंसेक्स का,
तो निफ्टी के जो स्ट्राइक होते हैं उसमें 50-50 का ही गैप होता है। सपोज निफ्टी अभी 25,000 पर है, तो यानी कि 25,000 का उसका एक स्ट्राइक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्राइक होगा वो 25,050 का होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्राइक 25,100 का होगा, उसके बाद 25,150 या 25,200। सेम डाउन साइड में देखें तो 24,950, 24,900, 24,850 या 24,800। अब जो स्ट्राइक के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं तो इसको कहते हैं स्ट्राइक इंटरवल, यानी कि हर स्ट्राइक के बीच में गैप होता है, यानी कि पॉइंट्स का। जैसे निफ्टी का स्ट्राइक इंटरवल क्या है, वो 50 पॉइंट का है। अब ये स्ट्राइक इंटरवल कौन डिसाइड करते हैं, एक्सचेंज डिसाइड करते हैं। तो निफ्टी का स्ट्राइक इंटरवल यहाँ पे क्या है, वो 50 पॉइंट का है। सेम जब हम बैंक निफ्टी को, NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। देखते हैं तो बैंक निफ्टी के गैप जो होते हैं स्ट्राइक से, वो 100 का गैप होता है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो स्ट्राइक इंटरवल है वो 100 पॉइंट का होता है। सेम जब हम सेंसेक्स को देखते हैं तो सेंसेक्स का भी जो स्ट्राइक इंटरवल है वो 100 पॉइंट का है। तो यानी कि एक्शन ने यहाँ पर कुछ सर्टेन लेवल्स फिक्स किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू स्पॉट के हिसाब से अपर लेवल और कुछ लोअर लेवल्स होते हैं, तो उसके बेसिस पर यहाँ पे स्ट्राइक को सिलेक्ट किया जाता है। सेम जो स्टॉक्स होते हैं, अब जो अंडरलाइन कोई स्टॉक्स हैं, चाहे जैसे मैंने एग्जांपल लिया है मारुति है, रिलायंस है, इन्फोसिस है, TCS है, विप्रो है, DLF है, भारतीय, कोई भी है, अब वहां पे जो स्ट्राइक इंटरवल होंगे वो शेयर्स की वैल्यू के बेसिस पे होंगे, यानी कि मार्केट में अभी स्पॉट मार्केट में उसका प्राइस क्या है उसके बेसिस पर एक्सचेंज उनके स्ट्राइक लेवल यानी कि स्ट्राइक प्राइस को डिसाइड करते हैं। तो जो स्पॉट के जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं वो 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज या 50 रुपीज। तो ये जो स्ट्राइक इंटरवल होंगे वो शेयर्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग होंगे, यानी कि अभी स्पॉट मार्केट में उसका प्राइस क्या है उसके बेसिस पर एक्सचेंज उस स्टॉक के स्ट्राइक प्राइस फिक्स करते हैं, यानी कि उसके इंटरवल, यानी कि उसका इंटरवल स्ट्राइक इंटरवल क्या होगा और कितने स्ट्राइक्स उसके होंगे, यानी कि स्ट्राइक ITM के स्ट्राइक्स कितने होंगे, OTM के स्ट्राइक्स कितने होंगे। तो ये सब स्टॉक की वैल्यू के बेसिस पर यहाँ पर डिसाइड होते हैं। अब हम देखेंगे कि जब भी हम कोई स्ट्राइक हो, यानी कि स्ट्राइक पे क्या लेते हैं, हम कोई भी कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस बाई करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्ट्राइक का सिलेक्शन करते हैं कि हम इन द मनी ऑप्शंस को बाई कर रहे हैं, एट द मनी को बाई कर रहे हैं, यहाँ पर आउट ऑफ द मनी को बाई कर रहे हैं, स्ट्राइक का सिलेक्शन। तो जो प्रीमियम पे करेंगे, यानी कि बायर अगर किसी कॉल या पुट ऑप्शंस को बाई करेगा तो जो उसका जो प्रीमियम होगा वो अकॉर्डिंग टू स्ट्राइक प्राइस होगा कि वो स्ट्राइक प्राइस क्या सिलेक्शन कर रहा है, कि वो इन द ITM ऑप्शंस को बाई कर रहा है, ATM को बाई कर रहा है या फिर OTM को बाई कर रहा है। सेम पुट ऑप्शंस के लिए भी होगा, या फिर कोई ऑप्शंस राइटर है यानी कि वो ऑप्शंस को सेल कर रहा है तो वो उस प्रीमियम को रिसीव करेगा। तो ये भी देखेगा कि जिस स्ट्राइक के ऑप्शंस को वो सेल कर रहा है तो उसका प्रीमियम उसको कितना रिसीव होगा। अब यहाँ पे हम स्ट्राइक प्राइस को देखते हैं कि जब भी चाहे वो कॉल ऑप्शंस हो या फिर पुट ऑप्शंस हो, जब भी स्ट्राइक प्राइस, यानी कि हम दोनों के लिए देख रहे हैं, तो जब भी स्ट्राइक प्राइस को क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे, यानी कि स्ट्राइक को जब इंक्रीज करते हैं, जैसे हम स्ट्राइक को इंक्रीज करते जाएंगे, कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम्स यहाँ पे क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे और पुट ऑप्शंस के प्रीमियम इंक्रीज होते जाएंगे। यानी कि जो भी हम स्ट्राइक का सिलेक्शन, स्ट्राइक को इंक्रीज करेंगे, कॉल के प्रीमियम क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे और पुट के प्रीमियम बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। जब हम लोअर स्ट्राइक को लेंगे, यानी कि स्ट्राइक को डिक्रीज करेंगे, जब स्ट्राइक को डिक्रीज करेंगे तो उस केस में कॉल के प्रीमियम इंक्रीज होते हैं, यानी कि उसके लिए हमें ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है, और पुट ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स होंगे वो यहाँ पर डिक्रीज होते जाएंगे।
तो यानी कि जो सेकंड जो फैक्टर होता है प्रीमियम का, वो होता है उसका स्ट्राइक प्राइस, यानी कि जो हम स्ट्राइक का सिलेक्शन करते हैं कि हमें किस स्ट्राइक का ऑप्शंस बाय करना चाहिए, किस स्ट्राइक का ऑप्शंस हमें सेल करना चाहिए। तो ये सेकंड फैक्टर होता है। थर्ड फैक्टर यहाँ पे होता है टाइम टू एक्सपायरेशन, यानी कि एक्सपायरी में कितना टाइम अभी बाकी है। यानी कि हमने कोई राइट लिया है, किसी कॉल ऑप्शंस को बाई किया है या पुट ऑप्शंस को बाई किया है, तो उसके लिए हमें एक्सपायरी डेट का भी सिलेक्शन करना होता है, जो हमारे पास लास्ट डेट होती है अपने राइट को यूज करने के लिए। यानी कि अगर आपने कॉल को बाई किया या फिर पुट को बाई किया है, जैसे कि हम देखते हैं कॉल मीन्स राइट टू बाई और पुट बाई मीन्स राइट टू सेल। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम टाइम टू, यानी कि अगर हम टाइम का फैक्टर से यहाँ पे देखें, जो टाइम का फैक्टर है टाइम टू एक्सपायरी, यानी कि एक्सपायरी में कितना टाइम है। अगर हम कोई लॉन्गर एक्सपायरी लेंगे, अगर टाइम ज़्यादा होगा एक्सपायरी में, तो उस केस में कॉल के प्रीमियम भी ज़्यादा होंगे। यानी कि अगर एक्सपायरी में टाइम ज़्यादा है, यानी कि एक्सपायरी में भी टाइम है, तो उस केस में क्या है, कॉल के प्रीमियम भी हाई होंगे और पुट के प्रीमियम भी यहाँ पे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। यानी कि ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जितना आगे की एक्सपायरी का हम ऑप्शंस बाई करेंगे तो उसके लिए हमें ज़्यादा प्रीमियम पे करना होता है। लेकिन जैसे जैसे या लोअर एक्सपायरी होगी या जैसे जैसे एक्सपायरी नियर आती जाएगी, दोनों के ही प्रीमियम यहाँ पे क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। यानी कि उस केस में कॉल के प्रीमियम भी डिक्रीज होते हैं और पुट के प्रीमियम भी यहाँ पर डिक्रीज होंगे। यानी कि अगर हम देखें तो अगर ऐसा होगा तो उस केस में कॉल के प्रीमियम भी डिक्रीज होंगे और पुट के प्रीमियम भी डिक्रीज होंगे। तो ये थर्ड ऐसा फैक्टर होता है जिसके बेसिस पर ऑप्शंस के प्रीमियम डिसाइड होते हैं। अब इसमें हम जो 5 फैक्टर्स में जो हमारा फोर्थ जो फैक्टर है, रीजन है जिसके बेसिस पर ऑप्शंस के प्रीमियम डिसाइड होंगे, वो है वॉलेटिलिटी, यानी कि वॉलेटिलिटी का फैक्टर्स। यानी कि वॉलेटिलिटी का मीनिंग होता है प्राइस की फ्लक्चुएशन, यानी कि प्राइस की मूवमेंट, प्राइस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज होता है, या मार्केट में कोई भी अनसर्टेनिटी होती है या कोई इवेंट का टाइम होता है, या फिर किसी सपोज करो किसी कंपनी के कोई रिजल्ट्स आने वाले हैं, कोई इलेक्शन का टाइम है, यानी कि कोई भी ऐसा इवेंट होता है जहां पर मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई होती है, यानी कि अनसर्टेनिटी होती है। यानी कि ये नहीं पता कि अगर जो न्यूज़ आएगी उसके बेसिस पे मार्केट अप जाएगी या फिर मार्केट डाउन जाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो थर्ड फैक्टर, जैसे कहा वॉलेटिलिटी क्या होती है, जब कोई इवेंट का टाइम होता है, जैसे कहा कोई ऐसा इवेंट है जिसके बेसिस पर मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो जैसे कि देखते हैं कि जैसे कि निफ्टी है या बैंक निफ्टी है, आरबीआई की कोई पॉलिसी आने वाली है, कोई जीडीपी का नंबर आने वाला है, इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं, बजट का टाइम है, कोई ऐसा यानी कि कोई ऐसी न्यूज़ है जो कंट्री से रिलेटेड है। यानी कि ऐसे जो फैक्टर होते हैं, जो मार्केट फैक्टर्स होते हैं, जिसके बेसिस पर मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो सकता है, यानी कि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट, जिसके ऊपर ओवरऑल मार्केट में मोस्टली शेयर के प्राइसेस फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो यानी कि जब इस तरह का कोई होता है तो इंडेक्स का देखते हैं, तो जो इंडेक्स के जो ऑप्शंस होंगे तो उनके जो प्रीमियम्स होते हैं वो हाई हो जाते हैं। सेम जब किसी कंपनी के कोई रिजल्ट्स आने वाले होते हैं, कोई कंपनी के रिलेटेड कोई न्यूज़ आने वाली है, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा न्यूज़ का उस कंपनी के शेयर्स पर हो सकता है। तो ये न्यूज़ आने से पहले का इम्पैक्ट है, यानी कि कोई न्यूज़ आने वाली है, यानी कि कोई इवेंट होने वाला है, तो उस समय मार्केट में यानी कि या फिर उस स्टॉक के प्राइसेस में वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है, यानी कि प्राइस में फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब ये लगता है कि वॉलेटिलिटी मार्केट में हाई है, हाई का मीनिंग क्या है कि ये नहीं पता इस न्यूज़ के आने के बाद में शेयर का प्राइस अप आएगा या डाउन आएगा, यानी कि ये न्यूज़ नेगेटिव होगी या फिर पॉजिटिव होगी। अगर पॉजिटिव न्यूज़ होगी तो शेयर का प्राइस अप जाएगा, तो जो भी ट्रेडर हैं वो कॉल ऑप्शंस को बाई करेंगे। उसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा तो उनको वो पुट ऑप्शंस को बाई करेंगे। तो इसका मीन क्या है, कॉल और पुट दोनों में ही डिमांड पड़ेगी और दोनों के ही प्रीमियम्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाते हैं। तो जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई होगी तो उस केस में कॉल के भी प्रीमियम हाई होंगे और पुट के भी प्रीमियम हाई होंगे। लेकिन अभी कोई ऐसा कोई इवेंट नहीं है, मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, मार्केट काफ़ी रेंज बाउंड चल रही है। तो उस समय जब मार्केट में वॉलेटिलिटी लो होती है, यानी कि कम होगी, तो उस समय कॉल ऑप्शंस के भी प्रीमियम कम हो जाते हैं और पुट ऑप्शंस के भी प्रीमियम कम हो जाते हैं। तो यानी हायर वॉलेटिलिटी हायर प्रीमियम, लोअर वॉलेटिलिटी लोअर प्रीमियम, यानी कि कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस दोनों के लिए ही। अब यहाँ पर जो हमारा फिफ्थ फैक्टर था वो था रेट ऑफ इंटरेस्ट का, यानी कि इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे भी क्या ऑप्शंस के प्रीमियम से कोई चेंजेस आते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का इंपैक्ट क्या होगा, यानी कि जो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं तो उसके बेसिस पर इंपैक्ट ऑप्शंस के प्रीमियम पर। अब यहाँ पे देखते हैं इंटरेस्ट रेट के बेसिस पर कॉल ऑप्शंस, यानी कि कॉल एंड पुट, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शन। तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होंगे, यानी कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होते हैं या रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंजेस होते हैं, तो यानी कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होते हैं तो कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम इंक्रीज होते हैं, बट
पुट ऑप्शंस के प्रीमियम्स यहाँ पे क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। यानी कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो उससे उस टाइम पर कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम इंक्रीज होने के चांसेस और पुट ऑप्शंस के डिक्रीज। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं, यानी कि अगर कोई आरबीआई ऐसा अनाउंसमेंट करता है जिसके बेसिस पर बैंक अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी चेंजेस करते हैं आरबीआई के पॉलिसीज के बेसिस पर, तो उस समय अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होंगे तो उस केस में कॉल के प्रीमियम्स यहाँ पे क्या है, यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होंगे तो कॉल के प्रीमियम डिक्रीज होंगे, बट पुट के प्रीमियम्स यहाँ पर इंक्रीज होंगे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होंगे। अब क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट डेली चेंज नहीं होते हैं, तो यानी कि इसलिए हम देख सकते हैं कि जो डे ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस में, तो यानी कि इसका जो इम्पैक्ट है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है जो बाकी के जो फैक्टर्स हैं। यानी कि अगर हम देखें तो स्पॉट प्राइस है, स्ट्राइक्स है, वॉलेटिलिटी है या टाइम टू एक्सपायरी है, तो ये 4 फैक्टर्स ज़्यादा वर्क करते हैं किसी भी ऑप्शंस की प्रीमियम्स की कैलकुलेशंस में। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट का फैक्टर है वो उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि रीजंस क्या है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डेली चेंज नहीं होते हैं। तो हमने देख लिया कि ये ऐसे 5 फैक्टर हैं या 5 ऐसे फंडामेंटल्स हैं जिसके बेसिस पर ऑप्शंस के प्रीमियम इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। अब अगर हमें ये देखना हो कि स्पॉट प्राइस इंक्रीज होने पर कॉल के प्रीमियम इंक्रीज तो होंगे, लेकिन कितना इंक्रीज होगा, या फिर स्पॉट प्राइस इंक्रीज होने पर पुट के प्रीमियम डिक्रीज होंगे बट कितना डिक्रीज होंगे। सेम अगर हम टाइम के बेसिस पे देखें तो टाइम के बेसिस पे ऑप्शंस के प्रीमियम में क्या इंपैक्ट आएगा, तो ये हम कैसे देखेंगे, तो यानी कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। अब इसकी कैलकुलेशन के लिए हमें यहाँ पर समझना होगा ऑप्शंस ग्रीक्स को, यानी कि ग्रीक्स के बेसिस पे ऑप्शंस के, यानी कि जो भी कैलकुलेशन होगी, यानी कि अब जो प्रीमियम्स की जो कैलकुलेशन होगी वो ऑप्शंस ग्रीक्स के बेसिस पे करेंगे। अब यहाँ पर हर ग्रीक्स का अपना एक अलग इंपैक्ट होता है ऑप्शंस के प्रीमियम्स पर। तो अब देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे ग्रीक्स होते हैं जो ऑप्शंस की प्रीमियम की कैलकुलेशंस में यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे प्रीमियम्स कैसे डिसाइड होंगे। अब यहाँ पे हमने ये 5 फैक्टर्स देखे कि 5 फैक्टर्स के बेसिस पर ऑप्शंस के प्रीमियम्स में चेंजेस आते हैं। अब जैसे कहा कि अगर स्पॉट प्राइस में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि स्पॉट प्राइस इंक्रीज होगा, कॉल का प्रीमियम इंक्रीज होगा, बट कितना होगा। स्पॉट प्राइस अगर इंक्रीज होगा, पुट का प्रीमियम डिक्रीज होगा तो कितना होगा, या फिर स्पॉट प्राइस डिक्रीज होगा तो कॉल का प्रीमियम कितना डिक्रीज होगा, पुट का कितनी डिक्रीज होगा। तो इसकी कैलकुलेशंस के लिए हमें जो ग्रीक्स यूज करना पड़ेगा, जो ग्रीक्स हमें ये कैलकुलेशन करके बताएगा वो है डेल्टा। तो डेल्टा क्या करेगा, किसी भी स्टॉक की जो सेंसिटिविटी है, यानी कि ऑप्शंस के प्रीमियम की जो सेंसिटिविटी है, यानी कि जो फ्लक्चुएशन है, किसके बेसिस पर, टू चेंज इन दी वैल्यू ऑफ दी अंडरलाइंग, यानी कि अंडरलाइंग एसेट्स के प्राइसेस में कोई भी चेंजेस होने पर ऑप्शंस के प्रीमियम्स में क्या चेंजेस आएंगे, स्पॉट प्राइस में इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे तो कितने होंगे। ये कैलकुलेशन होती है हमारी डेल्टा से, यानी कि उसके लिए हम डेल्टा ग्रीक्स को यूज करेंगे, डेल्टा से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड यहाँ पर जो ग्रीक आएगा वो रहेगा गामा, यानी कि जो डेल्टा होते हैं वो स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी कि जो स्ट्राइक होगा हर स्ट्राइक का डेल्टा अलग होता है, यानी कि कॉल का डेल्टा और पुट का डेल्टा वो किसके अकॉर्डिंग होंगे, वो अकॉर्डिंग टू स्ट्राइक प्राइस होते हैं। अब सेकंड जो, यानी कि अगर अंडरलाइन के प्राइसेस में जब चेंजेस होते हैं तो जो स्ट्राइक्स होते हैं उनके डेल्टा भी चेंज हो जाते हैं। तो यानी कि जब अंडरलाइन के प्राइसेस में कोई भी चेंजेस आएगा, यानी कि दी चेंज इन दी वैल्यू ऑफ दी अंडरलाइन, तो डेल्टा में कितना चेंजेस आएगा उसकी कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे गामा को। तो गामा से हम क्या पता लगाएंगे कि अंडरलाइन के प्राइसेस में चेंजेस होने पर डेल्टा में क्या चेंजेस आएगा, ये हमें आइडिया होगा गामा से। तो यानी कि अब हमें गामा की कैलकुलेशन करनी होगी और डेल्टा से प्रीमियम की कैलकुलेशन। तो यानी कि गामा का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि इससे हमें डेल्टा की सेंसिटिविटी पता लगती है, यानी कि डेल्टा में कितना चेंजेस आ सकता है स्पॉट प्राइस में चेंज होने पर। तो इसके लिए हमें यहाँ पर गामा को स्टडी करना पड़ेगा। अब थर्ड जो ग्रीक्स होगा वो रहेगा यहाँ पर थीटा। अब टाइम वैल्यू की जो कैलकुलेशन है वो थीटा से होती है, यानी कि आज हमने कोई कॉल ऑप्शंस को बाई किया, अगर हम या पुट ऑप्शंस को बाई किया है, तो यानी कि अगर मैं इसको नेक्स्ट डे के लिए कैरी करता हूं तो कल तक इसका प्रीमियम कितना कम हो जाएगा। या मॉर्निंग में बाई किया या इवनिंग में मैं सेल करता हूं, यानी कि मार्केट ओपनिंग के टाइम पर या क्लोजिंग से कुछ पहले या 2 आवर्स के या 3 आवर्स के बाद, तो प्रीमियम्स में या स्पॉट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो यानी कि अगर अंडरलाइन के स्पॉट प्राइस में चेंजेस नहीं हो रहा है तो क्या प्रीमियम डिक्रीज हो जाएगा, तो जिसको हम टाइम डिके कहते हैं। तो यानी कि जो टाइम डिके होगा, यानी कि जो प्रीमियम्स की जो डिक्रीज होंगे वो कितने होंगे, किस बेसिस पे होंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर थीटा को यूज करना पड़ेगा। यानी कि थीटा से हमें क्या पता लगेगा, टाइम डिके ऑफ एन ऑप्शन, यानी कि किस ऑप्शन का टाइम डिके कितना है, यानी कि किस ऑप्शन की टाइम वैल्यू यहाँ पर कितनी है। तो ये भी स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि किस स्ट्राइक का हम ऑप्शंस बाई कर रहे हैं। तो यानी कि जैसे आईटीएम होते हैं, आईटीएम का थीटा कितना है, एटीएम का थीटा कितना है, ओटीएम का। तो जैसा कि देखते हैं एटीएम पर थीटा वैल्यू यानी कि टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। एटीएम और ओटीएम की यानी कि ओटीएम और आईटीएम की टाइम वैल्यू कम होती है, यानी कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट टाइम वैल्यू कहां पर होती है, थीटा कहां पर होगा, वो एट द मनी पर होता है।
तो यानी कि अब थीटा के यानी कि उसकी टाइम वैल्यू कितनी है उसके लिए हमें यहाँ पर थीटा को यूज करना पड़ेगा। फोर्थ जो हमारा जो ग्रीक्स था, जो रीजन था जिसके बेसिस पर हम ऑप्शंस के प्रीमियम की जो कैलकुलेशन कर रहे थे या उसका इम्पैक्ट दे रहे थे, वो था उसकी वॉलेटिलिटी, यानी कि ऑप्शन सेंसिटिविटी ऑफ वॉलेटिलिटी। यानी कि वॉलेटिलिटी के बेसिस पर ऑप्शंस के प्रीमियम्स पे कितने चेंजेस आएंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर किस ग्रीक्स को यूज करना पड़ेगा, वो यूज करना पड़ेगा हमें वेगा को। तो वेगा हमें किसी भी स्टॉक की यानी कि जो वॉलेटिलिटी के बेसिस पर प्रीमियम्स पे कितने चेंजेस आ सकते हैं वो हमें वेगा से पता लगेगा, यानी कि उसकी वॉलेटिलिटी से पता लगेगा, जिसको हम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ये भी क्या होगा, ये भी स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग होगी कि किस स्ट्राइक की वॉलेटिलिटी कितनी है, और अगर वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी तो उसका प्रीमियम कितना इंक्रीज हो जाएगा। अगर सडनली कोई वॉलेटिलिटी कम हो जाती है तो उस ऑप्शंस के प्रीमियम सडनली यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज हो जाते हैं। तो स्टॉक की यानी कि जो वॉलेटिलिटी के बेसिस पर ऑप्शंस के प्रीमियम्स पे क्या चेंजेस आ सकते हैं, उसके लिए हमें यहाँ पर स्टडी करना होगा वेगा को, यानी कि उस स्ट्राइक का वेगा कितना है। इसके बाद आता है हमारा रेहो, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दिखाएगा कि 1%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चीज होता है तो कॉल का प्रीमियम कितना इंक्रीज, यानी कि 1% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है तो कॉल का प्रीमियम कितना इंक्रीज हो जाएगा, या फिर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% कम होता है तो कॉल का प्रीमियम कितना कम हो जाएगा, पुट का कितना इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होने पर ऑप्शंस के प्रीमियम में क्या चेंजेस आएंगे, ये हमें आइडिया होगा, या ये कैलकुलेशन हमारी होगी रेहोस यानी कि RHO से। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेस यानी कि सेंसिटिविटी ऑफ द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट इसके बेसिस पर। तो ये ऑल जो 5 ग्रीक्स हैं, यानी कि इन 5 ग्रीक्स के बेसिस पर एक्चुअल में प्रीमियम की कैलकुलेशन होती है। तो हमें जो भी ऑप्शन ट्रेडर हैं, ऑप्शन बायर हैं या फिर ऑप्शन सेलर हैं, तो उनको यानी कि कई बार अगर उनको ग्रीक्स का नॉलेज नहीं है, ग्रीक्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो वो प्रीमियम की एक्चुअल कैलकुलेशंस नहीं कर पाते हैं, जिससे उनको आइडिया नहीं रहता है कि जो ऑप्शंस उनको बाई किया है उस टाइम पर उनका ये टारगेट कितना टारगेट होगा, कहाँ पर वो बाई करेंगे, कहाँ पर सेल करेंगे। तो सभी ऑप्शन ट्रेडर को, चाहे वो बायर हो या फिर सेलर हो, उनको यहाँ पे इनको समझना पड़ेगा प्राइस की जो मूवमेंट है वो किस बेसिस पर हो रही है और ग्रीक्स का क्या इम्पैक्ट है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब हमें अगर ये समझना है कि डेल्टा के बेसिस पर कितना प्रीमियम में चेंजेस आएगा, या गामा के बेसिस पे क्या होगा, थीटा के बेसिस पे क्या होगा, रेहो की कैलकुलेशन क्या होगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, हर ग्रीक्स के लिए एक इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे। तो आने वाले वीडियोज में हम इन ग्रीक्स का यानी कि इंडिविजुअली डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रेहो के बारे में हम एक डिटेल स्टडीज करेंगे, जिससे कि एक्चुअल में हम प्रीमियम की कैलकुलेशन कर पाएँ कि अभी जो प्रीमियम है यानी कि जो ऑप्शंस है वो ओवर वैल्यू है या फिर अंडर वैल्यू है, और प्रीमियम में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो इसके लिए हम आने वाले टाइम में उन ग्रीक्स को डिटेल्स में, इन 5 ग्रीक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।